आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की विज्ञान विषय का मॉडल पेपर 2025 को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन सबसे सटीक और सबसे पहले हमारे चैनल से आपको मिल सके। अब बिना समय गवाए हम सीधा आपको आंसर बताते हैं। और लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपका जो इस साइंस का जो आपका एग्जाम होगा वो टोटल 80 मार्क्स का होगा, जिसमें से 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहीं बात किया जाए तो 30 मार्क्स का आपका पहले हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, फिर आएगा 6 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, 6 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का और बच गया 4 क्वेश्चन वो 5-5 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब हम सीधा इसका क्वेश्चन और आपको आंसर बताते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं 1 से 30 नंबर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, यानी आपका 4 ऑप्शन नजर आएगा। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति पदार्थ का खाद में अपघटन। क्योंकि वनस्पति पदार्थ यानी कोई भी जब वनस्पति यानी पौधा, कोई भी पौधा खाद में बदलता है यानी उसका जब अपघटन होता है तब उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता हो उसी को बोला जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब के लिए कैल्शियम क्लोराइड की क्या भूमिका है? कहने का मतलब हमको बनाना है हाइड्रोजन क्लोराइड का गैस, तब हम लोग करते क्या है कि कैल्शियम क्लोराइड को एक ट्यूब से पास कराते हैं। तो वही पूछता है कि ट्यूब से हम लोग क्यों पास कराते हैं कैल्शियम क्लोराइड को, तो ट्यूब का क्या काम होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ट्यूब का काम होता है नमी को अवशोषित करना यानी नमी को सोख लेना, क्योंकि नमी वाले दिनों में जो गैस में नमी की मात्रा हो जाती है ना, उस नमी की मात्रा को सोखता है कौन? ट्यूब। इसलिए ट्यूब से हम लोग पास कराते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस से नमी को अवशोषित करना। यानी कि जो ट्यूब होता है हमारा वो गैस से नमी को अवशोषित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप बहुत बार पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, 2 पदार्थों का विस्थापन होता है। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे Na2C देख सकते हैं यहाँ पे Na2SO4 है और यहाँ पे है BaCl2। तो यहाँ पे 2 पदार्थों का विस्थापन हो रहा है। यहाँ पे SO4 Ba के साथ जा रहा है और Cl2 Na2 के साथ जा रहा है। तो एक ये पदार्थ और दूसरा ये पदार्थ का आपस में विस्थापन हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन। तो जब NaCl के साथ जुड़ेगा तो बनाएगा 2NaCl, और जब SO4 Ba के साथ जुड़ेगा तो बनेगा BaSO4। तो ये हो जाएगा दूसरा इसका राइट आंसर। क्या? तो आपको पता चल ही गया होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोल का अनुपात क्या होगा? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ आंसर रटना नहीं है, समझना है कि आखिर ये बना कैसे है। कहता क्या है कि जल का विद्युत अपघटन करा रहे हैं, यानी कि वाटर है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। तो वाटर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये अपने अणु में टूट जाता है, यानी H2 प्लस O2 में टूट जाता है। तो वही कहता है कि H2 और O2 का जो मोल का अनुपात होगा वो क्या होने वाला है। तो इसका कैसे निकालते देखिए, हो क्या रहा है H2O, हम लोग कर क्या रहे हैं, इसका अपघटन कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? अपघटन, यानी इससे करंट पास कर रहे हैं। तो जब करंट पास कर रहे हैं तो होगा क्या, ये टूट जाएगा H2 प्लस O2 में। अब हमें निकालना है इसके मोल का अनुपात। तो मोल का अनुपात हम लोग तभी भी निकालते हैं जब हमारा कोई भी रिएक्शन कैसा हो, बाइलेंस हो, है ना, यानी संतुलित। हम लोग अभिक्रिया में क्या करते हैं, हम लोग मोल का रेशियो निकालते हैं। तो जब संतुलित करेंगे इस अभिक्रिया को तो कैसे संतुलित होगा, यहाँ पे 2H2 यहाँ पे 2 O2 है, यहाँ पे सिर्फ वो है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है ना, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 2 से हम लोग गुना करेंगे तो ये बन गया
2H2, लेकिन यहाँ पे सिर्फ H2 है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 और 2 4 है ना, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो 2 से गुना करेंगे तो 4 यहाँ भी हो गया, 2 ऑक्सीजन और यहाँ भी है 2 ऑक्सीजन। अब ये हो गया बैलेंस। अब हम लोग मोल कैसे देखते हैं, देखिए इसके बगल में ये 2 है तो ये 2 मोल है, कौन, H2। हाइड्रोजन यहाँ H2 है, इसके बगल में 2 है तो यहाँ है ये 2 मोल, और यहाँ पे O2 हमारा है 1 मोल। तो हमको इसी का ना, इसी गैस का ना पूछा है कि रेशियो कितना है, तो 2 मोल और 1 मोल, यानी रेशियो है 2:1। तो जहाँ हमको नज़र आएगा 2:1 वहीं हम लोग क्या कर देंगे, सही मार देंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 2:1। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए छठा क्वेश्चन, एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है, निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उल्टा हो जाएगा। 4 गो ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम इस जलीय घोल में डाल देंगे तो जो लिटमस पत्र नीला हुआ था फिर वो क्या हो जाएगा, लाल। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि एक जलीय घोल पहले लाल को करता है नीला, तो हम लोग इस जलीय घोल में कौन ऐसा चीज डाल देंगे इन चारों में से ताकि फिर से ये नीला कैसा हो जाएगा, लाल में बदल जाएगा। तो आपको पता होगा कि कोई भी घोल लाल को नीला कर रहा है, कहने का मतलब कि वो घोल हमारा क्षारक है ना। क्षारक ही हम लोग लिटमस पत्र को क्या करता है, तो वो लाल को क्षारक करता है नीला, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को एसिड ढूंढना है, एसिड ढूंढेंगे यानी कि अम्ल ढूंढेंगे, अम्ल फिर नीला को क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो वही तो पूछ रहा है। तो इन चारों में से अम्ल कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl ही हमारा अच्छा अम्ल है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा सही आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर कहता है कि बेकिंग पाउडर एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा घटक इसका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है टार्ट्रिक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा इस बार, ये तय कर लीजिए। क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर का एक घटक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो दूसरा घटक हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड। यानी कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम लोग टार्ट्रिक एसिड ऐड करते हैं तब हमको मिलता है बेकिंग पाउडर। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन, धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। यानी कि कोई धातु है उसको पतले तार में बदलने की क्षमता को कौन सा गुणधर्म कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तन्यता। क्या हो जाएगा, तन्यता। और ये तो इतना आसान क्वेश्चन है कि आप देखते ही बता दिए होंगे। तन्यता एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण हम लोग धातुओं को पतले तार के रूप में बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। 4 ऑप्शन है, पहला है KCl, दूसरा है HCl, तीसरा है CCl4 और लास्ट वन है NaCl। देखिए KCl K+ और Cl- में टूट जाएगा, HCl H+ और Cl- में टूटेगा, लेकिन आपको पता होगा Na+ और फिर Cl- में टूट जाएगा। यानी ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया, लेकिन CCl4 आयनिक यौगिक में नहीं टूटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CCl4। अब क्यों नहीं टूटेगा, हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आपको अच्छे से समझना है। देखिए ये सब आयनिक यौगिक है, यानी इसके बीच में जो आबंध बनता है ना, जो बॉन्ड बनता है ना, वो आयनिक बॉन्ड होता है ना। लेकिन CCl4 में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग बोलते किसको है, जैसे कार्बन का 4 बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो क्लोरीन का भी रहता है लास्ट में कितना, 7 तो 2 गो इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, 1 इधर है। फिर इसी तरह से यहाँ पे क्लोरीन चारों ओर लगा रहता है और एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ये शेयरिंग करता है। तो इस तरह के जो बॉन्ड बनता है ना उसको बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड, और इस तरह के बॉन्ड में कभी भी ये आयन में टूटता नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, चलिए 10th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है। OH कार्यात्मक समूह है, ऑप्शन नंबर 1 कहता है ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉल आराम से देखना है। अगला कहता है ब्यूटेनोइक एसिड मतलब अम्ल, और लास्ट वन है ब्यूटेनल। अब दिमाग लगाइए, जब OH रहेगा यानी अल्कोहल रहेगा, तो अल्कोहल रहता है तो हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं,
तो अल्कोहल रहता है तो हम लोग OL लगाते हैं ना, यानी जिसमें हमारा नॉल यूज होगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल सा है, ब्यूटेनॉल, क्योंकि OL को ही तो हम लोग ऑल बोलते हैं ना, तो ब्यूटेन में ऑल लगा तो ब्यूटेनॉल बन गया। तो इसका 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन 11th नंबर की यौगिक है CH3 CH2 CHO का नाम क्या है? देखिए इसमें लगा है एल्डिहाइड। क्या लगा है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड लगता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग लगाते हैं AL लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग? AL लगाते हैं लास्ट में। देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं बताइए आप? 3 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं? देखिए एक कार्बन को हम लोग लिखते हैं मिथ, 2 कार्बन को लिखते हैं ईथ, तो 3 कार्बन को हम लोग लिखते हैं प्रॉप, है ना। 3 कार्बन को हम लोग प्रॉप लिख दिए। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3, और यहाँ पे लगा है एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड लगा रहता है ना तो हम लोग प्रॉप के साथ क्या लगाते हैं? एल्डिहाइड में लगाते हैं AN। लेकिन इससे पहले हम लोग यूज करते हैं बॉन्ड के अनुसार से ANE ENE और YNE। तो यहाँ पे हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ लगाते हैं ANE, है ना। तो देखिए बन गया प्रॉप ANE प्रोपेन, और लगाएं AL तो बन गया प्रोपेनल। लेकिन यहाँ पे E हट जाएगा तो फाइनली ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन AN, और यहाँ बन जाएगा AL, यानी बन गया प्रोपेनल। तो प्रोपेनल हमारा जहाँ नजर आ जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ये है प्रोपेनल, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर E। अगला है 12वां नंबर क्वेश्चन, आहार नली में किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? अब बताइए पाचन तंत्र का कौन सा भाग है जहां पे अंतिम पाचन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत। भले इसका नाम है छोटी आंत, लेकिन इसकी लंबाई बहुत बड़ी होती है ना, और यहीं पे भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। ये भी 100% नोट कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछेगा। आपको पता होगा 12 में 2 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट कराएं और ये 100% आएगा। अगला है 13वां नंबर क्वेश्चन, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है, और इन चारों में से किस जगह श्वसन का आदान प्रदान होगा? बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों के एल्वियोलोजी में, यानी फेफड़े में श्वसन के दौरान क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है कि मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 गो ऑप्शन है, बताना है कि मस्तिष्क का के बारे में कौन सा कथन सत्य है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने का वाला भाग पक्ष मस्तिष्क होता है। क्या सोचने वाला काम पीछे वाला मस्तिष्क करता है? दूसरा कहता है कि श्रवण यानी सुनना, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में होते हैं। अगला कहता है तीसरा नंबर, लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पक्ष मस्तिष्क में के स्थित मेड्यूला द्वारा नियंत्रित होती है। लास्ट वन कहता है सेरिबेलम शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करती है। अब देखना है कि यहाँ पे इन चारों में से कौन सही है। कहने का मतलब यहाँ पे हमको कितना गुण है? 4 गो गुण है। अब चारों में से बताना है कि कौन कौन सा गुण मस्तिष्क के लिए सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, सोचिए सोचिए, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा। दूसरा यहाँ कहता है श्रवण, गंध, स्मृति आदि केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है। ये बिल्कुल सही है कि जो हमारा सामने वाला मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क का आगे वाला भाग, यही सुनने का काम करता है, यही याद रखने का काम करता है। फिर हो जाएगा तीसरा सही। देखिए लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी जो क्रियाएं होती है ना, वो मेड्यूला द्वारा नियंत्रित होता है। ये तो पता ही होगा, तो ये सही है। और एक हमारा तीसरा नंबर सही है, यानी दूसरा और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि बेमेल जोड़ी का चयन करें। कहने का मतलब ये है जोड़ा, 4 गो जोड़ा है, तो इस चारों में से जोड़ा में से किसका जोड़ी नहीं बनता है उसको अलग करना है। देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए कहता है एंड्रेनाइल और प्यूटरी ग्रंथि। अगला कहता है टेस्टोस्टेरोन और विल्सन, कहता है एस्ट्रोजन और अंडाशय,
कहता है थायरॉक्सिन और थायराइड ग्रंथि। देखिए कितना सिंपल है, सब बहुत आसान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर ये, देखिए ये अलग चीज़ है। बाकी आपको पता होगा कि टेस्टोस्टेरोन वृषण में पाया जाता है और एस्ट्रोजन अंडाशय में पाया जाता है। बाकी थायरॉक्सिन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर ये है ये हमारा अलग अलग है, ये ग्रंथि का कुछ और नाम है और ये पाया कहीं और जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। एक फूल में नर और मादा युग्मक उत्पन्न करने वाले भाग है। कहने का मतलब एक ही फूल है, उसमें नर और मादा युग्मक कौन उत्पन्न करता है? पुंकेसर और परागकोश, तंतु और वर्तिकाग्र, परागकोश और अंडाशय, पुंकेसर और वर्तिका। अब बताइए, ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आपको मुंह में ही याद होगा, मुंह जवानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकोश और अंडाशय, है ना। परागकोश में नर और अंडाशय में मादा युग्मक तैयार होता है, ये तो आपको पता ही है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर, अमीबा, स्पायरोगायरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि वे क्या करते हैं? क्या वे आलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं? वे सभी एक कोशिकीय हैं? वे केवल लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं? या फिर वे सभी बहुकोशिकीय हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वे अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर। नीचे दी गई सूची में उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलती। कहने का मतलब इन चारों में से हमें एक ऐसे लक्षण का चयन करना है जो हमें विरासत में नहीं मिलते, है ना, जो हम अपने काम के अनुसार से प्राप्त करते हैं। आँखों का रंग, देखिए आँख का रंग विरासत से मिलता है, ऐसा नहीं कि हम जन्म लिए और अपना आँख का कलर बदल लिए, है ना। हाँ, त्वचा का रंग, देखिए ये भी विरासत में ही लगभग मिलता है, क्योंकि माँ बाप जब गोरा रहेगा तो उसका बेबी भी गोरा रहेगा, और माँ बाप कहीं करिया होंगे तो उसके बेबी भी करिया होंगे। चलिए तीसरा, शरीर का आकार और बाल की प्रकृति। देखिए बाल की प्रकृति भी जो होती है ना वो विरासत में मिलता है। हाँ, थोड़ा सा हम सेट वेट लगा के बदल सकते हैं, वो अलग की बातें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन हाँ, शरीर का आकार हम लोग बदल सकते हैं, जैसा खान पान होगा वैसा शरीर बनेगा। आपके माता पिता कितनों मोटे ताज़ा स्ट्रांग है, कहीं बच्चे को सही तरह से खाना नहीं मिलेगा तो उसका शरीर का आकार सही ढंग से नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब इतना आसान क्वेश्चन है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, और इतना ही आसान क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया है कि प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों का विकास का सिद्धांत होता है? तो 19वां नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डार्विन साहब ने बोलते हैं कि जो प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों का विकास होता है वो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कहने का मतलब कि जो प्रजातियों के विकास का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? डार्विन के द्वारा। 20वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए ये चारों को देखिए ध्यान से पढ़ना है और सत्य कथन को चूज करना है। आप जब आराम से पढ़िएगा तो आपको राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर ये। बाकी ये तीनों गलत कथन है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। देखिए एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। बाकी हम लोग देखेंगे तो हमारा क्वेश्चंस का जो होगा वो ऑप्शन गलत नज़र आने वाला है। चलिए ये हो गया आपका आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर ये। चलिए ये हो जाएगा हमारा सही कथन। अगला देख सकते हैं, कहता है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होता है? आराम से देखिए क्या कहता है कि अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होता है ना, यानी कि कोई भी एक लेंस है, आप कौन सा लेंस है यही तो आपको छांटना है। वस्तु को रखा गया अनंत पर, है ना, और हमें जो उसका प्रतिबिंब मिल रहा है वो अत्यंत सूक्ष्म मिल रहा है ना, बिंदु के जैसा। तो ये पहला आपका एग्जाम्पल होगा, आपको ध्यान में है ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी सोचिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ये चारों में हम लोग किसी भी वस्तु को अनंत पर रखें तो हमें जो प्रतिबिंब मिलेगा वो कैसा मिलेगा? छोटा मिलेगा, बहुत छोटा। चलिए कोई दिक्कत है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन,
कहता है एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इस दोष को किस क्षमता के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है ना। कहने का मतलब कोई व्यक्ति है जो सामने 2 मीटर रखी वस्तु है उसको नहीं देख सकता है, तो उसका उपचार हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसका उपचार हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -0.5 डायोप्टर का उसको लेंस देंगे और फिर इसका हम लोग क्या कर देंगे, निवारण कर देंगे। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है। अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, इसी के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि 1/5 ओम का हमें 5 प्रतिरोध है और सबसे न्यूनतम प्रतिरोध कौन सा है। आपको आंसर दिमाग से बताना है। ये पांचों नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन है। देखिए सबसे छोटा नंबर आपको पहचानने आता है ना। देखिए सबसे बड़ा नंबर ये है, सबसे छोटा नंबर ये 1/25, इससे छोटा नहीं है ना, तो सबसे छोटा वैल्यू यही हो जाएगा। न्यूनतम मतलब सबसे छोटा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको उतना बनाना नहीं है, दिमाग लगाइए, 1/25 हो जाएगा सबसे कम वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 25 प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। प्रतिरोधकता कब नहीं बदलती, यानी प्रतिरोधकता किस पर निर्भर नहीं करता है, सिंपल ही क्वेश्चन है। तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए तो प्रतिरोधकता कभी नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती है, क्योंकि प्रतिरोधकता प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर, ना कि उसके आकार पर। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर कहता है गलत कथन को चुने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के ऐसी हर 150 सेकेंड के बाद दिशा बदलती है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है गलत कथन को चुने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा हर 1/50 सेकेंड के बाद दिशा बदलती है। ये ही गलत कथन, बाकी हमारा सभी सही कथन है। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ऑड लेडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है, बताइए किसका यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज़ का उपयोग। इससे सिंपल क्वेश्चन तो धरती में कुछ भी नहीं है। अगला है जल विद्युत संयंत्र में हम लोग क्या करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल विद्युत संयंत्र क्या करता है, संग्रहित जल की स्थितिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए अगला है क्वेश्चन 29 नंबर, वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों का कार्बन हाइड्रोक्साइड में संश्लेषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। कहता है कि वैसे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों को कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, जल्दी बताइए। इतना सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक। लास्ट नंबर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगली वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चिपको आंदोलन द्वारा किया गया महत्वपूर्ण संदेश, चिपको आंदोलन ने क्या संदेश दिया था, इससे इजी क्वेश्चन तो क्या हो सकता है। वन संरक्षण पर हमें बल दिया गया था। कहने का मतलब कि वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करने का काम किया था चिपको आंदोलन, यानी कि जंगल को बचाने का, पेड़ों को बचाने का एक आंदोलन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि का। चलिए अगली वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, अब देखेंगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन।